छोटी सी जो कोशिका है वो कितने बड़े जीव में कैसे परिवर्तित हो जाती है। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है ना, एक सीक्वेंशियल इवेंट है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी होता रहे, कभी भी न्यूक्लियस बड़ा हो जाए, कभी भी डिवाइड हो जाए, कभी भी क्रोमोसोम डबल हो जाए, नहीं। अगर आप गुणसूत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं तो मध्यावस्था सबसे उत्तम, सबसे अच्छी अवस्था होती है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो जेनेटिक कंपोजिशन, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनमें मियोसिस नहीं आता, सिर्फ माइटोसिस का ही काम चलता रहता, तो हर अगली पीढ़ी के बाद क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। मैं एक और माइंड मैप आपके लिए लेकर आया हूं और ये है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का माइंड मैप। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यानी कि कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, घोर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें, पिछले 4 से 5 सालों का जो ट्रेंड है, इस चैप्टर से 4 से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं, 4, 5, 6 सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है ना, खासतौर से जो कोविड और पोस्ट कोविड एरा है नीट का, कोविड के दौरान और उसके बाद, पहले चैप्टर से 1, 2 बहुत हुआ, कभी तो 3 सवाल पूछ लिया। आजकल लेकिन क्या हो गया है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम तो 5-6 तक सवाल पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए भी कि एक छोटी सी जो कोशिका है वो कितने बड़े जीव में कैसे परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है, यही चैप्टर मैं लिख देता हूं यहां पर, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, बमुश्किल आधे घंटे लगेंगे आपको, और 30 मिनट में मैं पूरा चैप्टर आपको क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा 30 मिनट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए कि कोई भी सेल होती है ना, कोई भी सेल है, पहले वो क्या करता है, अपना साइज बढ़ाता है। कोई भी सेल क्या करता है, पहले अपना साइज यानी कि आकार बढ़ाता है, और आकार बढ़ने के बाद फिर वो क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। रीजन क्या है इसके पीछे? कोशिका बड़े होने के बाद, अपने साइज को बढ़ाने के बाद क्यों डिवाइड होती है, क्यों उसे विभाजित होना पड़ता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब सेल छोटी होती है तो उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है और एक छोटा सा केंद्रक होता है। वो जो केंद्रक है वो कोशिका की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन जब सेल बड़ा होता जाता है, सेल का साइज बढ़ता जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है और सेल का न्यूक्लियस भी बढ़ता है। साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है। लेकिन अब ये जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियस है, ये बढ़े हुए साइटोप्लाज्म में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि सेल के अंदर एक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सेल इतना बड़ा हो चुका है कि अब जो न्यूक्लियस है, वो जो केंद्रक है, पूरी तरीके से उस कोशिका को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो कोशिका है अब वो पूरी तरीके से केंद्रक के नियंत्रण में नहीं है। और यही वजह है कि बड़े साइज होने के बाद, एक बार कोशिका जब साइज बड़ा हो जाता है तो फिर उसे विभाजित होना ही पड़ता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है कि सेल, एक सेल है, अपने साइज में ग्रो होता है, डिवाइड होता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है ना, एक सीक्वेंशियल इवेंट है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी होता रहे, कभी भी न्यूक्लियस बड़ा हो जाए, कभी भी डिवाइड हो जाए, कभी भी क्रोमोसोम डबल हो जाए, नहीं। एक एक करके इसमें चीजें होती हैं, एक एक करके स्टेप होते हैं, सीक्वेंस से चक्र, ये जो चक्र चलता है एक सुव्यवस्थित क्रम के हिसाब से चलता है। लेकिन इस कोशिका चक्र को अगर आप देखें, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं, तो आपने इसको 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। ठीक है, एक को आप कहते हैं अंतरावस्था। ठीक है जी, एक को आप कहते हैं अंतरावस्था और दूसरे को आप कहते हैं एम्प्रावस्था। ठीक है, एक को आप क्या कह रहे हैं, अंतरावस्था, और दूसरे को आप कह रहे हैं एम्प्रावस्था। ये जो अंतरावस्था है,
ध्यान से समझिएगा भाई। ये जो अंतरावस्था है इसमें विभाजन की तैयारी होती है। इस स्टेज में क्या होता है बताइए जरा। इस स्टेज में विभाजन की तैयारी होती है, जबकि ये जो एम प्रावस्था है, एम प्रावस्था एक्चुअल विभाजन की प्रावस्था है, यहीं पर डिवीजन होता है। तो अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, इसमें होती है तैयारी। और ये जो अंतरावस्था है इसको हम डिवाइड करते हैं G1 S और G2 में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जबकि जो एम प्रावस्था है जहां पर विभाजन होता है, इसको आपने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन में। किसमें? केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, और जीव द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। केंद्रक विभाजन की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। केंद्रक विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। जबकि अगर आप जीव द्रव्य विभाजन की बात करें तो जो एनिमल सेल है, जो क्या है, जंतु कोशिका है, उसमें बाहर की तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो उसमें क्या है, खांच का निर्माण होता है, खांच का निर्माण। सेंट्रीपिटल प्रोसेस है। सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या है कि परिधि से शुरू होता है और केंद्र की तरफ जाता है। कोई प्रक्रिया परिधि से शुरू हो और केंद्र की तरफ जाए, तो जब वो प्रक्रिया परिधि से शुरू होती है और केंद्र की तरफ जाती है तो उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल। और जब कोई प्रक्रिया केंद्र से शुरू होती है और परिधि की ओर जाती है तो उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। जब कोई प्रक्रिया केंद्र से शुरू होती है और परिधि की ओर जाती है तो उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। तो जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका में जो जीव द्रव्य का विभाजन है वह खांच के निर्माण से होता है, सेंट्रीपिटल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप पादप कोशिका की बात करें, चूंकि पादप कोशिका में सबसे बाहरी भित्ति जो है वो एक रिजिड सेल वॉल है, दृढ़ कोशिका भित्ति है, तो वहां पर खांच का निर्माण कर पाना संभव नहीं होता। और चूंकि वहां पर खांच का निर्माण कर पाना संभव नहीं होता, इस वजह से वहां पर कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका पट्टिका यानी कि सेल प्लेट का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? कोशिका पट्टिका यानी कि सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो अपन बात कर रहे थे अंतरावस्था और एम्प्रावस्था की। अंतरावस्था की भी 3 स्टेजेज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। जैसे पहला है G1 स्टेज। G1 स्टेज को अगर आप देखें, बार बार जब आप ये अंतरावस्था का सीक्वेंस देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा G1 S G2। और पूरे कोशिका चक्र की बात करें तो M, ठीक है ना, पूरे कोशिका चक्र की बात करें तो M। तो कैसे चल रही है प्रक्रिया? G1S G2M। आप भी मेरे साथ बोलिए G1S G2M, सबको बोलना है भाई, G1S G2M। यानी G1 फेज के बाद S फेज आएगा, S फेज के बाद G2 फेज आएगा और G2 फेज के बाद M फेज आएगा। तो ये जो G1 फेज है, कोई भी कोशिका जो विभाजित होना चाहती है पहले वो G1 फेज में जाएगी, G1 से क्या हो जाएगा, S फेज में जाएगी, S से G2 में जाएगी और अल्टीमेटली क्या होता है, वो डिवाइड हो जाती है ना। G1 फेज जो है, G1 फेज में सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो डबल हो जाते हैं। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन की सिंथेसिस होती है। G2 फेज में जो मेन काम होता है वो है ट्यूबुलिन सिंथेसिस। तो मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनल हैं, मैक्सिमम जो कोशिकांग है वो कब डबल हो जाते हैं? G1 फेज में। लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है? एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। ट्यूलिन प्रोटीन कब बनता है? G2 में। बच्चों एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसे शांत अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, शांत अवस्था या G0 कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोशिका जीवन में है तो कोशिका यह निर्णय लेता है कि उसे विभाजित नहीं होना, भाई सेल कब डिवाइड होगा, नहीं होगा, सेल को डिवीजन करना या नहीं करना, इसका निर्णय लेता है वो G1 फेज में। ठीक है, नॉर्मल यही प्रक्रिया चल रहा होता है G1S G2। तो कभी कभी सेल इस बात का निर्णय ले लेता है कि वो विभाजित नहीं होना चाह रहा। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं, ठीक है, वो कारण आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कोशिका ने इस बात का निर्णय लिया कि उसे विभाजित नहीं होना है, तो वो एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जिसे शांत अवस्था या निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है, G0 कहा जाता है। G0 में जो कोशिका होती है उसमें उपापचय की क्रियाएं चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कोई कोशिका की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो डेड सेल होती है।
कोशिका जीवित होती है, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता, वो कोशिका विभाजित नहीं होती, उस कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता। तो ये बात होगी दोस्तों जी नॉट की। अगर आप देखें तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनमें जो कोशिका चक्र का समय है वो भी अलग अलग होता है। जैसे ईस्ट की जो कोशिका है वो 90 मिनट में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 1.5 घंटे में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। लेकिन वहीं पर अगर एक प्रारूपिक मानव कोशिका को, एक टिपिकल ह्यूमन सेल को संवर्धन माध्यम में रखा जाए, जहां पर उसे क्या मिल रहा है, पर्याप्त पोषण मिल रहा है, हार्मोन मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, तो वो जो सेल है वो 24 घंटे में ये G1S G2M पूरा काम पूरा कर लेगी। G1S G2M मिला के ही तो कोशिका चक्र होता है। तो ये एक जो प्रारूपिक मानव कोशिका है उसे जो कुल समय लगता है, कितना समय लगता है, 24 घंटे, यानी कि लगभग एक दिन। एक दिन में वो जो कोशिका है वो अपना विभाजन पूरा कर लेती है, पूरा कोशिका चक्र उसका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रावस्था की एक और बात मैं आपको बता दूं, सेल साइकिल के इस फेज में जो डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाती है, ठीक है ना। जो डीएनए की मात्रा है वो हो जाती है डबल, डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2C से 4C हो जाती है। 2C का मतलब डिप्लॉयड सेल में डीएनए की मात्रा, और 4C में मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो डबल हो चुका है। ठीक है, यहां पे ये चीज आप याद रखिएगा कि डीएनए की जो मात्रा है बेटा, डीएनए की मात्रा वो सेल साइकिल के एस फेज में हो जाती है डबल, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है वो मात्रा, यानी कि 2C से, अगर डिप्लॉयड सेल की बात करें तो 2C से 4C हो जाती है। और गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर पहले 2n गुणसूत्र उपस्थित थे तो अभी भी 2n गुणसूत्र ही उपस्थित रहते हैं। कहां पर, सेल साइकिल के एस फेज में। इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आता, वो पूर्ववत बने रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि कोशिका चक्र का समय क्या हो सकता है। ठीक है, कोशिका चक्र में 2 प्रावस्थाएं, अंतरावस्था, एम प्रावस्था। अंतरावस्था में G1S G2M, G1S और G2। G1 जो है मोस्ट ऑफ द जो कोशिकांग डबल हो जाएंगे। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन की सिंथेसिस होगी। G2 में क्या हो जाएगा, ट्यूबुलिन बनेगा। जो एम प्रावस्था है जहां पर विभाजन होता है उसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है, केंद्रक विभाजन और जीवद्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा, जीवद्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। केंद्रक विभाजन की भी 4 अवस्थाएं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जबकि जीवद्रव्य विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। जंतु कोशिका समहाउ लचीली होती है, एक खांच बन जाता है, फरो बन जाता है। ठीक है, ये काम परिधि से शुरू होता है, केंद्र की तरफ जाता है, सेंट्रीपिटल प्रोसेस कहेंगे। तो जीव द्रव्य विभाजन में खांच का निर्माण कहां पर होता है, जंतु कोशिका में। लेकिन जो पादप कोशिका होती है दृढ़ होती है, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि रिजिड होती है, तो उसमें खांच का निर्माण संभव नहीं है। तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, कोशिका पट्टिका का फॉर्मेशन होता है। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चले भाई, अब अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें, ठीक है, तो माइटोसिस में यानी कि केंद्रक विभाजन में मैंने आपको बताया कि 4 प्रावस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज की अवस्था है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी ये क्रोमैटिन के रूप में है। ठीक है, लेट प्रोफेज में आप देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टूटना शुरू हो जाती है, ये थोड़ा सा कंडेंसेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, काफी हद तक क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके होते हैं। और फिर जब ये लेट प्रोफेज से, यानी कि जब ये प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहा होता है, तो आप देखेंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, तर्क तंतुओं से जुड़े हुए हैं और अभी ये इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मध्यावस्था में सारे के सारे क्रोमोसोम, मध्यावस्था में सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं। इनका जो काइनेटोकोर है वो अपने पोल से, अपने अपने पोल से निकलने वाले फाइबर से जुड़ जाता है। एनाफेज में जब आप देखेंगे तो एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है, जो गुणसूत्र बिंदु है, वह विखंडित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, अर्ध गुणसूत्र, वो अलग हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टीलोफेज में ध्रुवों पर पहुंचने के बाद ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये पूरी तरीके से असंघनित हो जाते हैं, इनका डिकंडेंसेशन हो जाता है, केंद्रिका वापस आ जाती है।
ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है बेटा। तो एक एक करके, ये पहले आपने डायग्रामेटिकली समझ लिया कि डायग्राम का जो फ्लो है किस तरीके से एक के बाद एक इवेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से एक के बाद एक इवेंट हो रहे हैं। अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये फिर इंटरफेज वापस आ ही जाता है टीलोफेज के बाद, राइट। तो अगर आप पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज की बात करें तो जो गुणसूत्रीय द्रव्य है, जो क्या है बेटा, गुणसूत्रीय द्रव्य यानी कि जो क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है या जो क्रोमेटिन है, अब वो कंडेंस होके गुणसूत्र बन जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस होके गुणसूत्र बन जाता है। तारक काय जो होता है, सेंट्रोसोम, दो सेंट्रियोल को आप क्या करें, परपेंडिकुलर रख दें, लंबवत रख दें, तो तारक काय बन जाता है। तो वो जो तारक काय है वो ध्रुवों पर चले जाते हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, ये इस तरीके से अगर आपने दो तारक काय बना रखे थे, ये इस तरीके से आपने दो तारक काय बना रखे थे, तो अगली अवस्था में आप क्या देखेंगे कि वो ऐसे विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तारक काय जो हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं बच्चों। और साथ ही साथ तारक काय जब ध्रुवों पर जाता है तो इस तरीके से क्या करता है बताइए जरा, वो यहां पर कुछ ऐसे किरणें, तारक रे जो है, एस्ट्रल रे रिलीज करेगा और समसूत्री विभाजन यंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा, समसूत्री विभाजन यंत्र बनाएगा। आप प्रोफेज के आखिरी में देखेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस और जो केंद्रक आवरण है वो अदृश्य हो चुके होते हैं, वो डिसअपियर हो चुके होते हैं। मध्यावस्था के प्रारंभ में देखें तो केंद्रक आवरण जो है उसका विघटन पूरा हो चुका होता है। ये जो न्यूक्लियर इन्वलप है जो यहाँ पे टूटना शुरू हो चुका है, टूट चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, दो मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश की गई है, दो मेम्ब्रेन दिखाई गई है। यहाँ पे बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया, मान लेते हैं कि एनिमल सेल है, तो बाहर की ओर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया है भाई, सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो एनिमल सेल ही होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट चुकी है। कब, मेटाफेज की शुरुआत में ही, मध्यावस्था के प्रारंभ में ही। मध्यावस्था में आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र है उनका संघनन पूरा हो चुका है। गुणसूत्र जो है पूरी तरीके से संघनित हो चुके हैं। तर्क तंतु जो है वो काइनेटोकोर से जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि यही एक्चुअल साइट होती है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से क्या है, क्रोमोजोम है, तो ये यहां से फाइबर निकलेगा, इस काइनेटोकोर पे जुड़ जाएगा, इधर से फाइबर निकलेगा, इस काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा, और सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वह मध्यावस्था पट्टिका पर आ चुके हैं। सभी गुणसूत्र जो हैं वह मध्यावस्था पट्टिका पर आ चुके हैं। और मेटाफेज जो होता है, अगर आप गुणसूत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप गुणसूत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं तो मध्यावस्था सबसे उत्तम, सबसे अच्छी अवस्था होती है। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। अगर आप क्रोमोजोम के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो मेटाफेज सबसे बढ़िया अवस्था होती है। फिर बात करते हैं एनाफेज यानी कि पश्चावस्था की। ये जो एनाफेज है सबसे छोटी प्रावस्था होती है, सबसे छोटी अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेंट्रोमियर का विखंडन हो जाता है, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है, ये से सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर हो गया स्प्लिट। तो जब सेंट्रोमियर फटेगा, जब सेंट्रोमियर का विखंडन होगा, तो ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं ये भी अलग हो जाते हैं। ये अर्ध गुणसूत्र क्या है, अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे और विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। आप देखते हैं कि जो VLJI शेप होता है क्रोमोजोम का, VLJI शेप ऑफ क्रोमोजोम, VLJI शेप ऑफ गुणसूत्र क्रोमोजोम, वो भी आप कहां पर देखेंगे, पश्चावस्था में ही देखेंगे। और फाइनली आ जाती अंत्यावस्था। इस अंत्यावस्था को रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि हम इसे रिवर्स प्रोफेज कह क्यों रहे हैं भाई, ठीक है। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद अपनी पृथक पहचान खो देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो गुणसूत्र था वो फिर से क्रोमेटिन धागे के जैसा हो जाता है। गुणसूत्र की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, डिकंडेंस्ड हो जाते हैं, उनका असंगनन हो जाता है। और अच्छा, यहां पर आपने क्या देखा था पूर्वावस्था में कि गुणसूत्र संगनित होते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि गुणसूत्र असंगनित होते हैं। पूर्वावस्था के अंत में आप क्या देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका और केंद्रक आवरण अदृश्य होते जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका और केंद्रक आवरण पुनः दृश्यमान हो जाते हैं, वापस से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है भाई।
चलिए इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखना है सबको। चलिए, माइटोसिस की अगर हम लोग बात करें, यहीं पर मैं आपको संकोशिका भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। संकोशिका क्या होता है बताइए? संकोशिका, संकोशिका, संकोशिका क्या है? बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था, बहुकेंद्र की अवस्था। क्यों? क्योंकि केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। केंद्रक विभाजन होता है बेटे, जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता। बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है। जैसे ये इस तरीके से कोशिका है, अब ये दो केंद्रक हो गए। कायदे से तो क्या है, यहां पे अगर आप देखें तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ही बना रहता है। तो एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं नारियल का तरल भ्रूणपोष, नारियल में जो तरल भ्रूणपोष है, लिक्विड एंडोस्पर्म, तो वो कैसा होता है? संकोशिका होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल वहां पर प्रेजेंट है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल क्यों बना है? क्योंकि जीव द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है, केवल केंद्रक का विभाजन हो रहा है। एक केंद्रक से दो केंद्रक, चार केंद्रक ऐसे तो बन जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग उनका जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता। माइटोसिस जो है वृद्धि और पुनर्जनन, रीजनरेशन में सहायक है। अगर जो एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव, वहां पर आप कोशिका विभाजन करा दीजिए तो आप कह सकते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, या आप कह सकते हैं एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, यानी कि उनमें प्रजनन भी हो जाता है। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें प्रजनन का भी माध्यम है। साथ ही साथ जो मैंने चैप्टर के प्रारंभ में बताया था कि किस तरीके से विभाजन जो है वह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य जो अनुपात है उसको व्यवस्थित बना के रखता है। जब वो अनुपात डिस्टर्ब होने लगता है तो सेल डिवाइड हो जाती है। जब वो अनुपात डिस्टर्ब होने लगता है तो कोशिका क्या है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा माइटोसिस और मियोसिस के मध्य तुलना कर लेते हैं। माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या है वो समान होती है। लेकिन मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट सेल में जो गुणसूत्र संख्या है डॉटर सेल में उसकी आधी बचती है। अगर पेरेंट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो डॉटर सेल में बचता है उसका आधा। ठीक है। इसमें पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल जो है जनक कोशिका और संतति कोशिका, जनक कोशिका और संतति कोशिका वो एकदम समान होते हैं। उनमें जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो समान होता है भाई। क्या होता है? एकदम समान। इसीलिए इसको कह दिया जाता है होमोटिपिक डिवीजन। लेकिन आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, यानी कि मियोसिस के दौरान क्या होता है भाई? मियोसिस के दौरान और जीन विनिमय होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो जेनेटिक कंपोजिशन उसमें परिवर्तन आ जाता है, उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसीलिए मियोसिस को कह दिया जाता है हेट्रोटिपिक डिवीजन। देखिए अगर आप माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर करें तो माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्री विभाजन और मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन अगर कभी आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में तुलना करनी पड़े तो मियोसिस 1 को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस 2 को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। दरअसल ये जो मियोसिस 2 है ये माइटोसिस के जैसा होता है। कैसा होता है? माइटोसिस के ही जैसा होता है। हमें मियोसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें मियोसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें मियोसिस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें विविधता की जरूरत थी और हमेशा चाह रहे थे कि गुणसूत्र संख्या समान बनी रहे। भैया आप सोच के देखिए, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनमें मियोसिस नहीं आता, सिर्फ माइटोसिस का ही काम चलता रहता, तो हर अगली पीढ़ी के बाद क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती। ये गैमीट दोनों मिलते, मान लेते हैं ये डिप्लॉइड है ये डिप्लॉइड है, दोनों मिले टेट्राप्लॉइड हो गया। टेट्राप्लॉइड मिले, अगली जनरेशन में ऑक्टाप्लॉइड हो गया। तो गुणसूत्र की संख्या जो है वो किसी भी जाति में, किसी भी स्पीसीज में समान बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कोई विशेष अंतर ना आए, इसके लिए मियोसिस जरूरी है। मियोसिस का जो डिवीजन है 2 बार में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इनके बीच में आता है अंतरालावस्था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और ये जो इंटरकाइनेसिस होता है ये अंतरावस्था से छोटा होता है और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मित्रों अंतरावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
अंतरावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन अंतरालावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अब अगर आप मियोसिस 1 की बात करें, ठीक है, अगर आप मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 जो होता है प्रोफेज 1 से शुरू करेंगे, और मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, यह प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में लंबा होता है और जटिल होता है। ठीक है ना, प्रोफेज 1 जो है, अगर आप इसको माइटोसिस के प्रोफेज से तुलना करें तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, प्रक्रिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है ना, प्रक्रिया थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसके 5 सब स्टेजेज हैं, तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पारगति क्रम। इंग्लिश में कहेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या कहेंगे? तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पारगति क्रम, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। लता जरा पानी दे दो, ठीक है ना। एल मतलब लता, जेड मतलब जरा, पी मतलब पानी, दे दो, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो लता जरा पानी दे दो, इससे याद रख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता थी तो ये ट्रिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि जो प्रोफेज 1 की विभिन्न अवस्थाएं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करिए। जो प्रोफेज 1 की सभी अवस्थाएं हैं उनको क्या करना होता है? विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। वो आपको एक क्या करेंगे, उल्टे सीधे ऑर्डर में बना के सवाल में दे देंगे एग्जाम में, कहेंगे अब इसको सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो क्या हो जाएगा? लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पारगति क्रम। अब अगर आप तनुपट्ट की बात करें तो इसे बुके स्टेज भी कह दिया जाता है। तनुपट्ट को हम लोग कह देते हैं बुके स्टेज, क्योंकि आप क्या देख रहे होते हो, ये जो आपका क्या है क्रोमेटिन वगैरह है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है जैसे आप देखते हैं बुके के जैसा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे तारक काए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बुके के जैसा कुछ अरेंज हो जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम कंडेंसन से क्रोमोजोम का जो संघनन है वो प्रारंभ हो चुका होता है। अगली जो अवस्था है वो होती है युग्मपट्ट। अगली अवस्था होती है युग्मपट्ट यानी कि जाइगोटीन। जाइगोटीन का मतलब होता है 2। तो हमें इसमें क्या करना है? समजात गुणसूत्रों को पास पास लाना है। हमें इसमें क्या करना है? समजात गुणसूत्रों को पास पास लाना है। तो यहां पे सिनेप्टोनीमल सामिश्र बनता है। क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, या आप कहेंगे कि सिनेप्टोनीमल सामिश्र बनता है। ये सामिश्र क्या करता है? इन दोनों क्रोमोजोम को, ये जो समजात गुणसूत्र है, इनको ना, इनके जोड़े को साथ में लेके आता है, और इसको कहा जाता है साइनेप्सिस यानी कि सूत्र युग्मन। और ये जो 2 गुणसूत्रों का जोड़ा है इसे युगली कहते हैं। अभी आप देखिए, अभी आपको सिर्फ ये युग्मपट्ट में सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि 2 गुणसूत्र हैं। जब ये और कंडेंस होंगे तो स्थूल पट्ट यानी कि पैकेटीन में ये दिखना शुरू हो जाएगा कि इस गुणसूत्र के ये 2 क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल हैं, इस गुणसूत्र के भी दोनों क्रोमेटिड क्या है? क्लियरली विजिबल हैं। तो पैकेटीन जो होता है, स्थूल पट्ट जो होता है, देखिए सूत्रयुग्मन का काम कहां पे हुआ? जाइगोटीन में। साइनेप्सिस कहां पर हुआ? जाइगोटीन में। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा कहां पर हुआ? जाइगोटीन में। युगली कहां पर बना? जाइगोटीन में। लेकिन अब ये जो युगली है, ये जो बाइवेलेंट है, यह टेट्राड के रूप में कब दिखाई देगा? ये जो युगली है, ये जो बाइवेलेंट है, यह टेट्राड के रूप में कब दिखाई देगा? तो आप कहेंगे कि ये जो युगली है यह टेट्राड के रूप में दिखाई देगा पैकेटीन में। यानी कि जो बाइवेलेंट यानी कि युगली यानी कि 2 क्रोमोजोम आपको पहले विजुलाइज हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा कंडेंस हुए तो आपको समझ में आ रहा था कि 2 गुणसूत्र हैं। फिर जब और कंडेंस हुए तो एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड, दूसरे के भी 2 क्रोमेटिड, टोटल हो गए 4 क्रोमेटिड। तो 4 क्रोमेटिड की जो अवस्था है उसे कहा जाता है टेट्राड यानी कि चतुष्क। ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था है भाई। ये देखो भाई, ये जो समजात गुणसूत्र है, आप चाहें तो इसे एक युगली कह लीजिए, आप चाहें तो इसे 2 गुणसूत्र कह लीजिए, आप चाहें तो इसे एक चतुष्क कह लीजिए, आप चाहें तो इसे 4 क्रोमेटिड कह लीजिए। यानी कि एक युगली बराबर 2 गुणसूत्र बराबर 4 क्रोमेटिड बराबर एक चतुष्क। ठीक है, ये जो युगली है यह टेट्राड के रूप में कब बढ़िया से दिखेगा? पैकेटीन में। पैकेटीन जो होता है तनुपट्ट और स्थूलपट्ट से लंबी अवस्था है। यहां पर आपको पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देंगी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देंगे। और ये जो पुनर्योजन ग्रंथिकाएं हैं, ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, इन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में भरा होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम।
रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या कराएगा? जीन विनिमय कराएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कराएगा। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? सब लोग कमेंट में बताइए क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। आप कहेंगे कि समजात गुण सूत्रों के असंतति अर्ध गुण सूत्र, यानी कि हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, उनके बीच में जीन का विनिमय, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, ठीक है ना, जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या? जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। समजात गुण सूत्रों के असंतति अर्ध गुण सूत्रों के मध्य जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, वह जीन विनिमय कहलाता है। और ये जीन विनिमय आगे क्या करेगा? विविधताएं लाएगा, वेरिएशन लाएगा। स्थूल पट्ट के बाद अगली अवस्था है द्विपट्ट। द्विपट्ट के शुरुआत में ही सिनेप्टोनिमल सामिस्त्र का विघटन हो जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं डिसाइनेप्सिस। ठीक है, प्रारंभ में ही क्या हो रहा है? द्विपट्ट के प्रारंभ में ही डिसाइनेप्सिस हो जाता है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था युग्मपट्ट के दौरान, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था जाइगोटीन के दौरान, अब वह खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। कब? द्विपट्ट के दौरान। एक अच्छा, तो जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को कियाजमेटा कहा जाता है। अगर आप कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडक में देखें, उस साइट में देखें, तो डिप्लोटीन वर्षों या महीनों तक चलता है। ठीक है ना, वर्षों या महीनों तक। और फिर फाइनली जो प्रोफेज 1 की आखिरी अवस्था है, यानी कि पारगति क्रम, पारगति क्रम में आप देखेंगे कि कियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये अब आपको यहां नहीं दिखाई देगा। बस यहां पर आप देखेंगे कि ये मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके यह जताने की कोशिश की है, आपको यह समझाने की कोशिश की है कि जो जेनेटिक एक्सचेंज है वो हो चुका है। जेनेटिक एक्सचेंज बेटा हो चुका है। गुणसूत्र पूरी तरीके से यहां संघनित हो जाता है मियोसिस के दौरान, केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्रक आवरण का विघटन हो जाता है। ये जो भी डायग्राम बने हुए हैं यहां से देखिए आप, तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, इन सब में ऐसे दो गोले बने हुए हैं। यहां पर एक ही गोला बना हुआ है। मतलब क्या है कि यहां पर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों दिखाई है, यहां पर न्यूक्लियर इनवलप, सेल इनवलप दोनों दिखाया है, न्यूक्लियर इनवलप, सेल इनवलप दोनों दिखाया है, न्यूक्लियर इनवलप, सेल इनवलप दोनों दिखाया है। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रक आवरण का विघटन हो चुका है, यानी जो न्यूक्लियर इनवलप है अब वो फिर से क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। ऑलराइट मित्रों, और फिर ये जो पारगति क्रम है इसके बाद अपन पहुंचेंगे मेटाफेज 1 में, मध्यावस्था प्रथम में। कहां पर पहुंचेंगे भाई? मध्यावस्था प्रथम में पहुंचेंगे। तो अगर आप मध्यावस्था प्रथम को देखें डायग्राम से, जब आप माइटोसिस की मध्यावस्था देखते हैं तो माइटोसिस की मध्यावस्था में क्या हुआ था? ये इस तरीके से एक मेटाफेजिक प्लेट बनी थी, ठीक है ना, और ये ऐसे कुछ जुड़े हुए थे। ये कहां पर हुआ था? माइटोसिस में। ये कहां पर हुआ था? माइटोसिस में। लेकिन अगर आप मियोसिस 1 में देखें तो मियोसिस 1 का जो मध्यावस्था है, यानी कि जो मध्यावस्था प्रथम है, तो ये जो युगली गुणसूत्र हैं, ये एक तरीके से जो जोड़ा है वो जोड़ा कहां पर पहुंचता है? मध्य रेखा पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? मध्य रेखा पर, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट पर। मेटाफेजिक प्लेट पर जो है पहुंच जाता है ये जोड़ा। यहां पर आप देखिएगा दो मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं, दो मेटाफेजिक प्लेट। और फिर जो विपरीत ध्रुवों से सूक्ष्म नलिकाएं आती हैं जो तर्कतंतु बनाती हैं, तो ये कहां पे इस तरीके से जो काइनेटोकोर है किसका? गुणसूत्र का, उससे जुड़ जा रही हैं, उससे जो है जुड़ जा रही हैं ये। तो ये हो गया ये हो गया आपका मध्यावस्था प्रथम। ये क्या हो गया आपका? मध्यावस्था प्रथम, यानी कि मेटाफेज 1। माइटोसिस के एनाफेज में आपने क्या देखा था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया था, और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो एक क्रोमेटिड एक पोल पर थी और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल पर था। एक अर्धगुणसूत्र एक पोल पर था और दूसरा जो अर्धगुणसूत्र है वो दूसरे पोल पर था। यहां ऐसा नहीं होता। यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है, यहां पर समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। ये देखो, यहां से शुरू करो, ये समजात गुणसूत्र ऐसे हैं, ये समजात गुणसूत्र ऐसे हैं। अब ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे,
अलग अलग हो जाएंगे। सेंट्रोमियर जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर जो है जुड़ा हुआ है। गुणसूत्र बिंदु ये देखो ना, ये जो गुणसूत्र बिंदु है बेटा ये अलग नहीं हुआ है, और अगर ये सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ है अलग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि संतति अर्ध गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं, संतति अर्ध गुणसूत्र भी अलग नहीं होते हैं, संतति अर्ध गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं, संतति अर्ध गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं। क्लियर। और फिर आखिरी में आ जाएगा अंत्यावस्था प्रथम। इसके ऊपर आपको क्या करना है, बस केंद्रक आवरण ही तो बना देना है। इसके ऊपर आप क्या करिए, केंद्रक आवरण बना दीजिए। तो ये आप देखेंगे कि केंद्रिका और केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, कोशिका द्विक यानी कि डायाड ऑफ सेल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, डायाड ऑफ सेल का निर्माण हो जाता है। और मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि जो मियोसिस 2 है वो कैसा होता है, माइटोसिस के ही जैसा होता है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं। तो देखिए फटाफट से हमने सारी चीजें क्या क्या रिवाइज कर ली कि कोशिका चक्र ईस्ट में 90 मिनट का होता है, मानव कोशिका में 24 घंटे का होता है, एस प्रावस्था में डीएनए डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर वो पहले 2N था तो अभी भी 2N ही बना रहता है। कोशिका चक्र का जो सीक्वेंस है G1S G2M हो जाएगा, अंतरावस्था में ज्यादा समय लगता है 95% या उससे भी ज्यादा, एम प्रावस्था एक्चुअल विभाजन की अवस्था है 5% या उससे भी कम समय लगता है। एम प्रावस्था में दो चीजें, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन पूर्वावस्था मध्यावस्था पश्चावस्था अंत्यावस्था हो जाएगा। जीवद्र विभाजन जंतु कोशिका में खांच के निर्माण से होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका पट्टिका के निर्माण से होता है। G1 G2, G1 में कोशिकांग डबल होते हैं, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डबल होता है, स्टोन सिंथेसाइज होता है, G2 में ट्यूबुलिन बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोशिका यह निर्णय लेती है कि उससे विभाजित नहीं होना है, वो एक शांत अवस्था में चली जाती है, निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे G0 कहा जाता है। G0 में वो मेटाबॉलिज्म तो करती है लेकिन डिवाइड नहीं करती है। पूर्वावस्था में जो क्रोमेटिन है क्रोमोजोम बन जाएगा, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पोल पर पहुंच जाएंगे, माइटोटिक अपरेटस बन जाएगा। आखिरी में देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस और केंद्रक जो है वो गायब हो जाएगा। मध्यावस्था के प्रारंभ में केंद्रक आवरण का विघटन पूरा हो जाता है, मध्यावस्था में संघनन जो है गुणसूत्रों का वो पूरा हो जाएगा, इसीलिए अध्ययन की सबसे अच्छी अवस्था है। तर्क तंतु जो है काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे और गुणसूत्र जो है मध्यावस्था पर आ जाएंगे। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है, सेंट्रोमियर विघटन हो जाएगा तो संतति अर्धगुणसूत्र अलग होकर पोल पर पहुंच जाएंगे। अंत्यावस्था को रिवर्स प्रोफेज कहते हैं क्योंकि गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव पर पहुंचने के बाद असंगठित हो जाएंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस और ईआर वापस आ जाएगा। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनेंगे जहां पर गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका के जनन कोशिका के समान है, यहां पर वो आधी हो जाती है। मियोसिस 2 बार में पूरा होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इनके बीच में समय होता है अंतरालावस्था यानी कि इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस विविधता लेकर आएगा और गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाकर रखेगा। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है लंबा और जटिल होता है, 5 स्टेजेस हैं, तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पारगतिक्रम। तनुपट्ट को बुके स्टेज कहते हैं, संघनन शुरू हो चुका है। युग्मपट्ट में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, बाइवेलेंट युगली बनेगा, साइनेप्सिस होगी। स्थूलपट्ट में मेन काम होता है जीन विनिमय का, यहाँ पर जो युगली है बाइवेलेंट है वो टेट्राड के रूप में दिखेगा, रिकॉम्बिनेशन नोडुल रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटी दिखेगी। द्विपट्ट में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, एक एच शेप स्ट्रक्चर काजमेटा दिखाई देता है। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडक में ये वर्षों या महीने तक चलता है। पारगतिक ग्रंथ तक आते आते काजमेटा का उपांति भवन हो जाएगा, गुणसूत्र संघनित हो जाएगा पूरी तरीके से, केंद्रिका गायब हो जाएगी, केंद्रक आवरण टूट जाएगा। मध्यावस्था में युगली जो है वो यहां पर मध्यावस्था में आ जाएंगे। पश्चावस्था में ये गुणसूत्र पृथक हो जाएंगे, गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटेगा, उसका विखंडन नहीं होगा, तो जो अर्ध संतति अर्ध गुणसूत्र हैं वो पृथक नहीं होंगे। अंत्यावस्था में केंद्रिका व केंद्रक बन जाएंगे, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा, डायाड ऑफ सेल कहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि लगभग 35 मिनट में सारा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। आपका होमवर्क सिर्फ इतना है, आप इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पर भी अपनी नजरें जरूर इनायत करें, मतलब एनसीईआरटी देख लें और कुछ पीवाईक्यू लगा लें 5 सालों के बस। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, खुद पर यकीन रखिए, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।